नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल BPS गस्सिंगम में। मैं ओम प्रकाश, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय फर्स्ट। कल हमने इस पर चर्चा की थी मौर्य वंश के बारे में। इसका संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर महान अशोक के बारे में चर्चा की थी। तो वो तो कुछ महान इसके यानी कि प्रमुख शासक। आज हम बात करने जा रहे हैं उन महान शख्सियत के समय में जो मौर्य प्रशासन था वो किस प्रकार का था, या फिर जो शासन था वो कौन संचालित किस प्रकार से करता था। इसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य प्रशासन, यानी कि किस प्रकार की शासनिक व्यवस्था उस समय के तत्कालीन राजाओं के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले बात करें मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मैगस्थनीज जो यानी कि यूनानी राजदूत था उसके द्वारा लिखित ग्रंथ इंडिका से मिलती है, या फिर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य जिसे चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से पुकारा जाता है, इनके ग्रंथ यानी कि कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। अब मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि प्रजा को संचालित करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां अपनाई जानी चाहिए, किस प्रकार की समितियां बनाई जानी चाहिए, इन सभी के बारे में अध्ययन किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। यानी कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक की पुस्तक या ग्रंथ लिखा है। सबसे पहले बात करें कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 7 अंग हैं। यानी कि अगर आपने एक राज्य की नींव रखनी है, राज्य को बनाना है, तो कम से कम उसके लिए 7 अंग जरूरी है, तभी जाकर के बहुत ही अच्छा आप राज्य या प्रशासन दे पाओगे। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? राजा हो, राज्य फिर चल पाएगा। अमात्य यानी कि राजा को सलाह देने वाला जो मंत्री परिषद होती है वह अच्छी होनी चाहिए। जब तक मंत्री परिषद अच्छी नहीं होगी, राजा को सलाह अच्छी नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा प्रशासन अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर राजा अकेले ही अपनी मन मर्जियां करेगा तो वो तानाशाह कहलाएगा, और तानाशाह रवैया ज्यादा समय तक चलता नहीं है। इसीलिए राजा की सहायता के लिए अमात्य यानी कि बहुत ही बढ़िया मंत्री परिषद जब सहयोगी होना चाहिए। राजा है, अमात्य है, लेकिन जनपद लोग नहीं है, उसका एरिया नहीं है। क्या हम एक कमरे में बैठकर अपना शासन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जनपद चाहिए। जनपदों के बारे में मैंने परसों चर्चा की थी। यानी कि जनपद का अर्थ है वह स्थान जहाँ पर एक वंश से संबंधित कुछ परिवार रहते हों। लेकिन बाद में इसी जनपद ने महाजनपद का रूप धारण कर लिया। लगभग 600 ईसा पूर्व की बात करें तो 16 महाजनपद जिनके बारे में हमने पढ़ाई है, पहले चर्चा कर रखी है। यानी कि जनपद भी होना चाहिए, यानी कि हमारा एरिया रकबा भी होना चाहिए। इसके साथ साथ दुर्ग, हमारे पास जनता है, अमात्य सलाहकार है, राजा है, लेकिन सर ढकने के लिए शत्रु सेना हमारे पर आक्रमण कर सकती है। हम छिपेंगे कहाँ पर? बंकर नहीं बनाते आजकल सैनिक, इसी प्रकार का बंकर यानी कि उस समय राजा के पास बहुत ही अच्छा एक दुर्ग होना चाहिए, जिसे किला या फिर अंग्रेजी में फोर्ट के नाम से पुकारा जाता है। अब आप भी देखते हो कि इतिहास के अंदर बहुत सारे ऐसे महान दुर्गों का वर्णन किया गया है। अवैध दुर्ग है, जैसे आप बीकानेर का दुर्ग ले लो, कुंभलगढ़ का दुर्ग तो कहने के बहुत ही ऊंचा है। उसके बाद बख्तरबंद दुर्ग की बात करो तो रणथंभौर, यानी कि दुर्ग अच्छे होने चाहिए, कहने का अर्थ मेरा यही है। उसके बाद में कोष पैसा, यानी कि आपको भी पता है सारा कुछ हमारे पास है, पैसा नहीं है तो किस काम का भाई? दुनियादारी पैसे से चलती है। यानी कि राजा अगर अकाल पड़ जाए तो जनता की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी सुविधा के लिए किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं? जब पैसे हो तभी कर, यानी कि उनके पास धन कोष अच्छा होना चाहिए। सारा कुछ है, लेकिन हमारी सेना भी होनी जरूरी है। हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारा सेना करेगी। इसलिए सेना भी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मित्र भी होना जरूरी है। अगर हमारे चारों ओर दुश्मन हो जाए, आखिर कब तक हम अपना शासन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें मित्र भी बनाने चाहिए। कहने का अर्थ हो गया, अगर हमें एक अच्छा राज्य स्थापित करना है तो उसके लिए राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, इन 7 चीजों की अति आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम एक अच्छा प्रशासन दे पाते हैं। अब इसके साथ साथ है राजा अमात्य का कैसे निरीक्षण किया जाए, अमात्य यानी मंत्रियों को कैसे बनाया जाए। तो मंत्रियों का चयन करने के, जैसे आजकल तो वोटिंग की जाती है ना, मतदान करते हैं, वोट डालते हैं, एमएलए चुनते हैं या फिर एमपी चुनते हैं, उसके बाद में मंत्री बनते हैं। लेकिन उस समय क्या था, मौर्य प्रशासन की बात कर रहा हूँ, तो उस समय क्या था? उस समय यानी कि मंत्रियों का चयन था वो एक परीक्षण विधि थी।
उसे कहते हैं उपदा परीक्षण विधि। क्या थी? उपदा परीक्षण विधि थी। उपदा परीक्षण विधि के तहत मंत्रियों का चयन किया जाता था जब उनकी नियुक्ति की जाती थी। इसके तहत देखा जाता था कि मंत्री का व्यवहार कैसा है, उसको ज्ञान कितना है, उसकी बुद्धि उपलब्धि कितनी है, इसके साथ साथ उसके बैकग्राउंड पारिवारिक पृष्ठभूमि को चेक करने के बाद में सारे कुछ इन परीक्षणों के बाद में यानी कि उसे मंत्री नियुक्त किया जाता था। कहने का अर्थ हो गया मौर्य प्रशासन में मंत्रियों की नियुक्ति एक परीक्षण के द्वारा की जाती थी, उसे उपदा परीक्षण के नाम से पुकारा जाता है। वर्तमान में मंत्री परिषद मंत्रिमंडल से पुकारा जाता है। इसके बाद हम बात करें मौर्य प्रशासन को मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया था, तो मौर्य प्रशासन को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया था, एक केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन। आज भी हमारे देश में यही मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था अपनाई जाती है। केंद्रीय सरकार, प्रांत में राज्य सरकार अपनाई जाती है। केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इधर हमारे राज्य में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार का प्रांतीय प्रशासन आगे बढ़ा हुआ है। हम बात करें केंद्रीय प्रशासन की, तो इसको आगे किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, तो इसके बारे में देखिए। केंद्रीय प्रशासन की जो बारे में जानकारी हमें वो अर्थशास्त्र में मिलती है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है। अर्थशास्त्र में 18 केंद्रीय विभागों का वर्णन किया गया है। कहने का अर्थ हो गया जो केंद्रीय नेतृत्व है, यानी कि जहाँ पर खुद स्वयं राजा सम्राट बैठकर नेतृत्व करता है, शासन संचालन करता है, उसे 18 भागों में आगे बांटा गया। 18 भागों में से मुख्य कौन कौन से हैं, जैसे कि समाहर्ता, सन्निधाता, लक्षणाध्यक्ष, शीताध्यक्ष। ये प्रमुख रूप से मैंने 3-4 नाम लिखे, वैसे इसमें आठविक भी आ जाता है। उसके बाद में और भी कई लक्षणाध्यक्ष भी आ गए। जैसे समाहर्ता क्या करता था? समाहर्ता का कार्य था राजस्व एकत्रित करना, बोले तो आजकल का पटवारी। यानी कि समाहर्ता का कार्य था उस समय, यानी कि भूमि से जो हमें वसूली हुई है, कर लगान वसूल किया है, वो हमने एक साल में कितना वसूल किया है, हमने कितना लोगों में बांटा है, इन सभी यानी आय व्यय का ब्यौरा रखना समाहर्ता का कार्य था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष बोले तो एक प्रकार का वित्त विभाग इसी के अंडर में था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, जो प्रजा को चलाए रखने के लिए मुद्रा जो ढलाई है, टकसाल हुआ करते उसमें, तो टकसाल का जो नेतृत्व था वो लक्षणाध्यक्ष के अधीन ही था। इसके बाद शीताध्यक्ष बोले तो आज का कृषि मंत्री, यानी कि भूमि से संबंधित जितनी भी नाप तोल है, जो भी कुछ करना, यानी फरमाइश करनी है कितना है एरिया, तो वो शीताध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। इन सभी के ऊपर राजा डायरेक्ट काम नहीं करता था, इनके ऊपर एक महामात्य रखा जाता था। वो इन सभी से बातचीत करके इन्हें दिशा निर्देश देता था और बाद में महामात्य जाकर के ऊपर राजा को बताता था भी हमने प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर ये सुधार कर रखे हैं। तो ये तो होगा केंद्रीय नेतृत्व। अब बात करें प्रांतीय प्रशासन की, तो प्रांतीय प्रशासन के अंदर प्रांतों को 5 भागों में बांटा गया था उस समय। प्रांतों को 5 भागों में उस समय बांटा गया। जिस प्रकार से आज हमारा देश है, इसको आगे राज्यों में बांटा गया ना, उसी प्रकार से यानी कि ये बात हो रही है मौर्य प्रशासन की। मौर्य प्रशासन उस समय मगध में बैठ करके अपना शासन किया करता था। मगध बोले तो आज का बिहार का क्षेत्र है, और उसकी उस समय राजधानी थी पाटलिपुत्र। उससे पहले वो राजगिर गिरिगिरी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र आज पटना का क्षेत्र, ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन के तहत इसको 5 भागों में बांटा गया। वो 5 भागों से उत्तरापथ, उत्तर साइड, उत्तर में हमारा तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर के पास स्थित है। पेशावर को पहले पुष्पुर के नाम से पुकारते थे। तो यानी कि हमारे देखिए मैंने कल ही बताया था, जो भारत की सीमाएं थी ना, जो आज हम बाहर देख रहे हैं एक तक नहीं था। मैं कह रहा हूँ लगभग हमारे आस पड़ोस के 15 देश हमारे देश में से निकले हैं, उनमें से पाकिस्तान भी एक है। काबुल, कदार, हेरात, बलूचिस्तान तक का क्षेत्र, यानी कि अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्रफल है वो मौर्य प्रशासन के समय में हमारे भारत के अधीन ही हुआ करता। उस समय उत्तरापथ के जो मुख्य राजधानी क्षेत्र था वो तक्षशिला थी। आपको पता तक्षशिला में चाणक्य रहते थे। इसके बाद हम बात करें अवंती राष्ट्र की दक्षिण की साइड में उज्जैन का क्षेत्र, दक्षिण में चले जाओ आप। पूर्व में चले जाओ कलिंग को वर्तमान में उड़ीसा के नाम से पुकारते हैं, उसमें इसकी राजधानी तोसली थी। उसके बाद दक्षिण में स्वर्णगिरी की पहाड़ियाँ आपको पता है, कर्नाटक से आगे। मध्य देश पाटलिपुत्र, यानी कि इस सारी व्यवस्था का जो संचालन हुआ करता था वो मध्य कहाँ पर था? पाटलिपुत्र में हुआ करता, जहाँ पर पटना का क्षेत्र आया करता है। उस समय की राजधानी पाटलिपुत्र। अगर हम बात करें, ये तो हुआ इनका प्रशासन, केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन।
आगे इन्होंने अपनी रक्षा करने के लिए सैन्य व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया, किस प्रकार से सेना में नियुक्ति की जाती थी, फिर सेना को कितने भागों में बांटा जाता था। तो मैं बात करता हूँ सैन्य व्यवस्था की। तो सैन्य व्यवस्था की 6 समितियां थी। 6 समितियों को 5 भागों में बांटा गया था, कुल मिलाकर के 30 सदस्य हुआ करते थे, 6 समितियां हुआ करते थे और उसके बाद 5 विभाग आगे हुआ करते थे। अब सेना के अंदर 5 विभाग कौन कौन से थे? पैदल सेना, अश्व यानी कि घोड़े सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लगभग 6 लाख से भी अधिक पैदल सैनिक थे, 50,000 से अधिक अश्व सेना थी और नौसेना भी काफी ज्यादा संख्या में हुआ करती थी। यानी कि मौर्य प्रशासन के समय में सैन्य विभागों को 5 भागों में बांटा गया। सेना 5 प्रकार की थी, पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना, इनको आगे बांटा गया था। अगर हम बात कर लें कि नगर व्यवस्था कैसी थी, हमने केंद्र की बात कर ली, प्रशासन की कर ली, शहर की बात नहीं की, यानी कि नगर की व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो मैं कह दूं आज जो हमारी महानगर पालिकाएं हैं इनके अंदर जो नालियों की व्यवस्था है, वैसे तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता भी भारत की बहुत ही एक स्थापत्य कला की सुसज्जित सभ्यता थी, लेकिन इसके बाद में अगर हम बात करें मौर्य प्रशासन में भी नगर व्यवस्था को बहुत ही मुख्य रूप से सुसज्जित किया गया था। नगर प्रशासन की जो हमें जानकारी है वह मैगस्त्रीज की इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। मैगस्त्री ने नगर प्रशासन के बारे में क्या लिखा है, वो कहता कि नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां बनी हुई करती थी, उसके 30 सदस्य हुआ करते थे, प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य हुआ करते थे जो शहर की व्यवस्था किया करते थे। इसके अंदर क्या हुआ करता था, यानी कि एक को सड़क डिपार्टमेंट दे दिया, आपने सड़क की मरम्मती करवानी है, एक को दे दिया भी आपने शहर को किस प्रकार के सुसज्जित रखना है, इसकी सफाई करवानी है, प्रशासन किस प्रकार से करना है। यानी कि बोले तो जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ही नगर प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, जो मैगस्त्री ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी है। आगे हम बात कर लेते हैं इधर नीचे आकर के न्याय व्यवस्था, यानी कि क्या हम कह रहे हैं नगर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सैन्य व्यवस्था बहुत अच्छी थी, केंद्रीय या प्रांतीय प्रशासन बहुत अच्छा था, क्या सभी को न्याय भी मिलता था? बिल्कुल मिलता था, क्योंकि न्याय व्यवस्था वैसे देखिए न्याय व्यवस्था को काफी आगे विभागों में बांटा गया था। वर्तमान में भी आज हम बात करें हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसके बाद में जिला न्यायालय है, फिर सेशन न्यायालय है, आज है ना। बिल्कुल इसी प्रकार की न्याय व्यवस्था उस जमाने में भी थी, यानी कि मौर्य प्रशासन के समय भी थी। कंटक शोधन न्याय था, उसके बाद में न्यायालय यानी कि उसके साथ साथ धर्म शोधन न्यायालय भी था, लेकिन सबसे बड़ा ऊपरी न्यायालय या फिर मुख्य न्यायाधीश था जो वो सम्राट हुआ करता था मौर्य प्रशासन के तहत। यानी अगर किसी व्यक्ति को कंटक शोधन न्यायालय में या फिर धर्मस्थलीय न्यायालय में न्याय नहीं मिला है तो वह व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश यानी कि सम्राट राजा के पास जाकर के अपनी फरियाद करता था, तो उसे न्याय मिलता था। कहने का अर्थ हो गया मौर्य प्रशासन में न्यायिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। इसके बाद में बात करें समाज कैसा था, सारे कुछ तो हम बात कर ले, समाज कैसा था। आज हमारा समाज आप देखते हो कि एक मजहबों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, लेकिन ये आज की देन नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, या उससे पहले की देन है, पहले से चला रहा है। यानी कि मौर्य काल में समाज भी वर्णाश्रम व्यवस्था में बटा हुआ था, यानी वर्णों में बटा हुआ था। वर्ण 4 थे, आपको पता होगा, ठीक है। तो यानी कि वर्णों में उस समय बटा हुआ था, व्यक्ति की जाति के अनुसार उसे काम दिया जाता था, जिस प्रकार की जाति है तो उसे वैसे ही काम दिया जाता था, चाहे उस व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण कैसे भी रहा हो। हम बात करें मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति की, तो मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन पूर्ववर्ती समय के मुकाबले में महिलाओं की स्थिति कुछ अब अच्छी होने लगी थी और महिलाओं को पुनर्विवाह की आज़ादी मिल चुकी थी। वैसे पहले हुआ करता था महिला की शादी के बाद में अगर किसी भी कारणवश पति की मृत्यु हो गई थी तो उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, लेकिन मौर्य काल के अंदर जो व्यवस्था थी उसका पुनर्विवाह भी हो सकता था। और शादी होने के बाद में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, अपना जीवन काल अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप नियोग यानी कि तलाक भी ले सकते हो, ऐसी व्यवस्था भी थी। तो आज हमने बात की मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन के अंदर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन रहे हैं, यानी कि राज्य को कितने अंगों में बांटा गया, तो 7 अंग हो जाएंगे,
मंत्रियों के परीक्षण के लिए कौन सी विधि थी, तो उपदा परीक्षण हो जाएगा। मौर्य प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भाग है। कौन कौन से, केंद्रीय और प्रांतीय शासन है। इसके साथ साथ हम बात करें तो इसका ये प्रांतीय शासन कौन सा था, तो ये वाला आपको देखना है थोड़ा सा। उसके बाद में 18 विभाग कौन से थे, इसके मुख्य मुख्य ये 4 मैंने लिख दिए हैं। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है, ठीक है। नगर शासन की कितनी समितियां थी, 6 थी। सदस्य कितने थे, 30। सैन्य व्यवस्था, सेना को कितने भागों में बांटा गया था, 5 भाग। कौन कौन से, ये आपने देख लेने हैं। न्याय व्यवस्था का मुख्य कौन था, सम्राट खुद हुआ करता था। समाज कैसा था, समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। और इसके साथ हम बात करें महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं को पुनर्विवाह और नियोग देने की तलाक की आज़ादी दी गई थी। आपने इन सारे क्वेश्चनों को अपनी जो कॉपी आपने लगा रखी होगी उसमें इस सारे चैप्टर को उतारना है। उसके बाद इसको आपने याद कर लेना है। कल हम आपको जूम ऐप पर जब लाइव होंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आपसे फीडबैक लिया जाएगा। आपको समझ आया कि नहीं आया, अगर नहीं समझ आया तो कहाँ पर दिक्कत रहेगी, हमारे से अगर कोई गलती है तो आप हमें बताना, हम इसको सुधार करेंगे। आपने याद करना है ताकि हम आपसे कल इसके बारे में क्वेश्चन कर सकें और फीडबैक ले सकें। धन्यवाद।